बच्चों तो अभी जो हमने एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ जो हमारी थी उसको अभी हमने किस में देखा था, डेरिवेटिव फॉर्म में, जो हमारी क्या थी, dn/dt इक्वल्स टू rn। ये देखा अभी हमने। इसके बाद हम एक और इक्वेशन देखने वाले हैं, एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ की ही है ये भी, जो कि हमारी इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में। जो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन है वो क्या होती है, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी। यहाँ पे हमारा एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, कि टी टाइम के बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है हमारी एन टी। एन नॉट क्या है हमारी, जो टी नॉट पे टाइम है, यानी कि टी ज़ीरो भी बोल सकते हो आप लोग, टी नॉट भी बोल सकते हो, यानी कि इनिशियल जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है। आर क्या है यहाँ पे हमारा, हमने पहले भी देखा था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और ई क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.71, जो कांस्टेंट रहता है हमारा हर इक्वेशन में। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखना। अगर डेरिवेटिव फॉर्म में पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, dn/dt इक्वल्स टू आर एन। और अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी। ये कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी। ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को याद क्या क्या रखना पड़ेगा, सबसे मेन बात तो ये दोनों इक्वेशन याद रखनी पड़ेंगी, डेरिवेशन वाली भी और हमारी इंटीग्रेशन वाली भी। उसके बाद आप लोग और क्या याद रखोगे यहाँ पे, कि जो यहाँ पे ये सिंबल यूज़ हो रहे हैं ना, जैसे एन टी यूज़ हो रहा है, आर यूज़ हो रहा है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर के अंदर कि आर क्या है। ये इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे कि आर बताओ यहाँ पे क्या है। ऑप्शन दे देंगे चार, उसमें से आप लोगों को पहचानना होगा। तो यहाँ पे क्या, जो भी ऑप्शन में आपका क्या लिखा होगा कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी आ सकता है। तो अभी हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के अंदर क्या होगा, देयर इज नो पॉपुलेशन इन नेचर। ऐसी सच मतलब रियल जो वर्ल्ड है हमारा, सच्ची में ऐसी कोई पॉपुलेशन हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये सिर्फ इमेजनरी है। हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसा तो कोई है ही नहीं जहाँ पे, मतलब ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं देखा ना हम लोगों ने जहाँ पे अनलिमिटेड हम लोगों के क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो इसलिए ये क्या है, इमेजनरी मॉडल है फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। This lead to competition among individual for limited resources. Eventually, the fittest individual survive and reproduce. यहाँ पे क्या बोला है, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाएंगे तो क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होगा, ये क्या है, फिटेस्ट लिखा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, कैपेबल होगा, वो क्या कर जाएगा, वो सर्वाइव कर जाएगा और क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। इन नेचर ए गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बियॉन्ड which no further growth is possible, it is called carrying capacity। यहाँ पे क्या बोला है, नेचर के अंदर एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, गिवन हैबिटेट के अंदर क्या होता है, इनफ रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, जिसके अलावा बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, एक मैक्सिमम लेवल तक ही ग्रोथ हो सकती है। जितनी रिसोर्सेज है उतनी ग्रोथ होगी, रिसोर्सेज खत्म तो ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी। तो एक क्या मतलब, एक मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट तक ही ग्रोथ हो सकती है, उसके बाद कोई भी ग्रोथ फर्दर पॉसिबल नहीं है। इसी को क्या बोला जाता है, कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। तो ये देखो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का डायग्राम। ए वाला हमारा क्या था, एक्सपोनेंशियल, बी वाला क्या है हमारा, लॉजिस्टिक। ये देखो ये कैसा है, सिग्मोइड शेप का दिख रही है, सिग्मोइड शेप। ये कैसा था, जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव फॉर्म में, dn/dt इक्वल्स टू आर एन। ये तो पहले वाला ही है हमारा, है ना, पहले भी यही था। इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, k माइनस एन बाई के, k माइनस एन बाई के, ये याद रखना। ये कैसा है, लॉजिस्टिक वाला हमारा। यहाँ पे जो बी वाला पार्ट है ना, ये क्या है हमारा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, सिग्मॉइड कर्व है जिसका। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक वन। जो हमारा ग्रोथ मॉडल है लॉजिस्टिक वाला, वो कैसा है, मोर रियलिस्टिक है। आई एम सो सॉरी, मैंने पहले गलती से शायद बोल दिया कि यहाँ पे ये इमेजनरी है, इमेजनरी ये वाला नहीं है। इमेजनरी हमारा कौन सा था, एक्सपोनेंशियल वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है, बोला था ना, देखो इफ़ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ये हमारा इमेजनरी है, वो बाय मिस्टेक हो गया था, सॉरी, एक बार देख लेना दोबारा से। दोबारा बता देती हूँ, लॉजिस्टिक वाला हमारा रियलिस्टिक है, क्योंकि जितने रिसोर्सेज प्रेजेंट होंगे उतनी ही ग्रोथ होगी, तभी तो कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बोला है ना यहाँ पे। और जो एक्सपोनेंशियल वाला था हमारा, वो कैसा है हमारा, इमेजनरी है। तो यहाँ पे क्या है, ये मोर रियलिस्टिक वन है,
a population with limited resources show initially a lag phase of acceleration and deceleration, and finally an asymptomate. यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी पॉपुलेशन है जिसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है, वो सबसे पहले तो कैसा फेज दिखाएगी, लैग फेज दिखाएगी। मतलब पहले धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, लैग कर रहा है अभी वो, उसके बाद क्या होगा, एकदम से ग्रोथ हो जाएगी। जैसे रिसोर्सेज तुम लोगों को दिखेंगे, मिलने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम लोगों का फेज ऑफ एसेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब रिसोर्सेज तुम लोग देखोगे खत्म होने लग गए, तो क्या हो जाएगा, डिकलरेशन स्टार्ट हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। और एट लास्ट क्या हो जाएगी, तुम लोगों की डेथ हो जाएगी जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्ल्ड पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। किसने दिया था, पर्ल ने दिया था, इसलिए पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इट इज डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग इक्वेशन, जो हमने ऊपर देखी है, dn/dt इक्वल्स टू rn ब्रैकेट में k माइनस n बाई के। यहाँ पे k क्या है, हमारा कैरिंग कैपेसिटी है, n हमने पहले भी देखा है पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम t, r हमारा वही इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और k क्या हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी। फिर है हमारा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। देखो नाम ही बता रहा है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, यानी कि अलग अलग डिफरेंसेस आते रहते हैं, वेरिएशन आती रहती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर, उसी को बोला गया है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई ऐसी स्पीशीज़ होती है जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करती है, कोई ऐसी होती है जो अपनी लाइफ में करती ही नहीं है रिप्रोड्यूस, है ना। ब्रीडिंग सीजन भी सबका अलग अलग होता है, तो वही सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे पॉपुलेशन इवॉल्व्स टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस और ड्वार्नियंस फिटनेस हाई आर वैल्यू। कोई भी पॉपुलेशन है वो इवॉल्व करती है, अपने अंदर चेंज लाती है। किस लिए चेंज लाती है, अपनी आर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोडक्टिव फिटनेस या फिर ड्वार्नियंस फिटनेस को बढ़ाने के लिए। अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सेलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब वो अपनी कंडीशंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे जैसे वेरिएशंस आती रहती है, अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, तो कोई भी इंडिविजुअल है वो इवॉल्व करेगा अपने एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए, है ना। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही बार क्या करते हैं, अपनी लाइफ टाइम के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश या फिर बैम्बू। लेकिन कुछ ऐसी ब्रीड होती हैं जो बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स या फिर मैमल। ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन ऐसी कैसे उठाई हुई है। सम रिप्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। कुछ क्या होते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका साइज कैसा होता है, छोटे छोटे साइज के होते हैं वो, जैसे कि ऑयस्टर्स, पेल्जिक फिशेस। लेकिन कुछ कैसे होते हैं स्पीशीज जो प्रोड्यूस करती है स्मॉल नंबर के लेकिन लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, जैसे कि बर्ड और हमारे मैमल्स। These facts indicate that life history trait of organism have evolved due to limited abiotic and biotic component of habitat। अब ये भी जो changes आ रहे हैं लाइफ हिस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, वो इवॉल्व हो रहे हैं किसकी वजह से, एबायोटिक और बायोटिक जो कंपोनेंट है हैबिटेट में, उनके अंदर चेंजेस आने की वजह से। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन की, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे इंटरेक्ट करता है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आएगा, प्लस का मतलब है बेनिफिट हो रहा है उस इंडिविजुअल को, माइनस का मतलब है हार्म हो रहा है, और जीरो है, ये जीरो का मतलब है न्यूट्रल, की ना उसे बेनिफिट हो रहा है और ना ही उसको हार्म हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नेम ऑफ इंटरेक्शन है इस साइड, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी। किसी भी इंटरेक्शन के अंदर दो तरीके की स्पीशीज इंक्लूड होंगी, एक हमने ले लिया ए, एक हमने ले लिया बी। अगर उसको बेनिफिट होगा तो हम लिखेंगे प्लस, हार्म होगा तो लिखेंगे माइनस, और अगर उसे कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब न्यूट्रल है वो, तो जीरो। तो देखो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे दोनों स्पीशीज क्या होती हैं, बेनिफिटेड होती हैं, यानी कि प्लस, तो स्पीशीज ए को भी फायदा हो रहा है और बी को भी फायदा हो रहा है। फिर है कंपटीशन, कंपटीशन में क्या होता है, दोनों ही स्पीशीज को हार्म होता है, दोनों ही टीम्स का क्या होता है, नुकसान होता है। तो देखो माइनस माइनस, है ना। प्रिडेशन, प्रिडेशन में क्या होता है, एक का फायदा होता है क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको खा जा रहा है अपने प्रे को, तो वन जो प्रीडेटर है वो बेनिफिटेड हो रहा है और जो प्रे है वो क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो स्पीशीज ए प्लस बेनिफिट हो रहा है और एक को हार्म हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिज्म, एक जो स्पीशीज है हमारी वो बेनिफिट हो रही है और दूसरे जिसकी बॉडी में वो रह रही है उसको क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। प्लस माइनस। कम्युनल कम्युनलिज्म क्या होता है हमारा, यहाँ पे एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को कोई इफेक्ट नहीं, फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई ठीक है मेरे ऊपर रह रहा है, रह ले, ना मुझे नुकसान हो रहा है तेरा ना मुझे बेनिफिट हो रहा है, मैं ठीक हूँ ऐसे ही, प्लस और जीरो न्यूट्रल है वो। फिर है हमारा एमेंसिलिज्म, यहाँ पे कॉमेंसिलिज्म आएगा बेटा, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कॉमेंसिलिज्म
एमेंसिलिज्म और कोमेंसिलिज्म होता है। एमेंसिलिज्म में क्या हो जाएगा, एक को हार्म हो रहा है और दूसरे को अनअफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -0। अब याद कैसे रखोगे, देखो म्यूचुअल है, ये बीच का रिलेशन है, यानी कि दोनों को फायदा हो रहा है, प्लस प्लस, ठीक है। कंपटीशन में दोनों ही टीम्स को नुकसान होता है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। प्रिडेशन तुमको पता है, एक को खाना मिल रहा है, शेर अपना शिकार कर रहा है, तो शिकारी तो फंस रहा है ना बेचारा, उसकी तो जान जा रही है, तो एक माइनस हो जाएगा, और शेर को क्या हो रहा है, फायदा मिल रहा है क्योंकि खाना मिल रहा है उसको, तो एक प्लस हो जाएगा। पैरासिटिज्म भी सेम एज प्रिडेशन कर सकते हो। कम्युनलिज्म में तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो सी फॉर क्या होता है, केटाइन, केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या रहेगा, दोनों लिज्म लिज्म वाले में 0 रहेगा, तो केटायन है तो +0, एनायन है एमेंसिलिज्म तो -0, ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग। तो देखो सबसे पहले हमारा प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या होता है, इन ए ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑल कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एक्सेट्रा आर प्रिडेटर्स। हमारे जो कार्निवोर हैं, हर्बीवोर्स हैं, वो सारे क्या हैं, प्रिडेटर्स हैं। अबाउट 25% इंसेक्ट आर फाइटोफेगस। जो 25% हमारे इंसेक्ट हैं वो कैसे हैं, फाइटोफेगस हैं। इफ ए प्रिडेटर ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, अगर कोई भी प्रेडेटर है वो क्या कर रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने प्रे को, हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। तो प्रे क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। इट रिजल्ट्स इन द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रेडेटर। अगर प्रे खत्म हो गया हमारा, तो प्रेडेटर भी तो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा ना, उसको बेचारे को खाना ही नहीं मिल रहा है, तो वो भी विलुप्त हो जाएगा। देयर फॉर प्रेडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट, इसीलिए जो हमारे प्रिडेटर हैं नेचर में वो कैसे हैं, प्रूडेंट है तुम लोगों के। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिडेटर, प्रिडेटर की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस क्या है। प्रिडेटर कंट्रोल करता है प्रे की पॉपुलेशन को। देखो अगर मान लो ये हमारा प्रे है और ये हमारा प्रिडेटर है, तो जो प्रिडेटर है वो इसको खाएगा ही नहीं, तो इसकी पॉपुलेशन अनलिमिटेड बढ़ती रहेगी, तो रिप्रोडक्शन करता ही जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है ना, थम ही नहीं रहा है ये तो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रिडेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन ये भी नहीं है कि इसको खाता ही रहेगा सारा दिन प्रे को, तो प्रे बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा और लास्ट में हमारा जो प्रेडेटर है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना। तो प्रेडेटर कंट्रोल करता है प्रे की पॉपुलेशन को। दिख रहा है ना तुम लोगों को ढंग से, नोट्स में भेज दूंगी @रूपाली1626 जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे एक बार तुम लोग देख लेना जाके, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहे हैं नोट्स, तो मैं दोबारा से तुम लोगों के यूट्यूब पे डाल दूंगी या फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, एक बार तुम लोग मैसेज कर देना मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। When certain exotic species are introduced in a new geographical area, अगर कोई नई स्पीशीज आ रही है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, दे स्प्रेड फास्ट, वो जल्दी जल्दी क्या करती है, स्प्रेड कर जाती है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इट्स नेचुरल प्रेडेटर इन द इन्वेडेड लैंड। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो एक पर्टिकुलर एरिया है हमारा, ठीक है, ये हमारा एरिया है, यहाँ पे ए पॉपुलेशन के लोग पहले से रहते हैं, बी पॉपुलेशन के भी पहले से रहते हैं। ए मान लो प्रीडेटर है और बी हमारा प्रे है, ये दोनों का तो ठीक है, चलो चल रहा है आपस में। एक और तुमने नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर दी सी, यहाँ पे सी भी आ गई। अब ना तो ये ए वाले सी को जानते, ना बी वाले जानते, ना सी वाले इन दोनों को जानते, तो ये क्या कर रहे हैं, सी वाले आराम से इनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं जब तक, तो ये आराम से क्या कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, मतलब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका तो कोई प्रेडेटर प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो ये क्या कर जाते हैं, जल्दी से ग्रो कर जाते हैं इन्वेडेड लैंड के अंदर। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे इसका, प्रिकली पेयर कैक्टस जो है हमारा, इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s, कॉल्ड हैवॉक ड्यू टू स्प्रेडिंग। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर ए मॉथ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द कंट्री। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा प्रिकली पेयर कैक्टस है उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1920s में उसको लाया गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आ गया वहाँ पर, मतलब हैवॉक हो गया, वहाँ पे हैवॉक की कंडीशंस आ चुकी वहाँ पे, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी वो सारी जगह कैक्टस ही कैक्टस हो गया, इतनी जल्दी स्प्रेड कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर था ही नहीं, तो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किसकी, कैक्टस की, प्रिकली पेयर कैक्टस की, हमें क्या करना पड़ा, वहाँ पे उसका नेचुरल प्रेडेटर जो कि एक मोथ है उसको लाना पड़ा, ताकि उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आए थोड़ी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारे प्रेडेटर का। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे प्रेडेटर की एबिलिटी पे, कि वो कितना प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाता है। रिप्रोडक्शन प्रे की हमारी इसी के ऊपर डिपेंड तो करती है ना, प्रेडेटर के ऊपर, क्योंकि अगर प्रेडेटर होगा तो वो कम पॉपुलेशन में रिप्रोड्यूस करेंगे,
फिर थर्ड पॉइंट है हमारा मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन अमंग कंपिटिटिंग प्रे स्पीशीज। ये क्या मेंटेन करेगा, स्पीशीज की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर। एग्जाम्पल क्या है कि जो स्टारफिश पिजास्टर है इज अ प्रीडेटर इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अफ्रीकन पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि स्टारफिश तुम्हारी जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्रीडेटर का। इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिशेज वर रिमूव्ड, सारी स्टारफिश तुमने जब रिमूव कर दी फ्रॉम एन इनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ द इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यहाँ पे बोला गया इस पॉइंट के अंदर कि अगर तुम लोग प्रीडेटर को भी हटा दोगे ना वहाँ से, तो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट होने लग जाएगी, जो हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे जो हमारी स्टारफिश है पिजास्टर, जो है हमारी स्टारफिश पिजास्टर कहाँ पे, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी के अंदर अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के ऊपर। वहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया, वहाँ से तुम लोगों ने जो स्टारफिश है उनको रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने की वजह से क्या हो गया, जो तुम लोगों के 10 स्पीशीज थी ना, 10 से भी ज़्यादा स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की, वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि उनका आपस में ही कंपटीशन होने लग गया। जो तुम्हारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, स्टारफिश तुमने हटा दिए, प्रीडेटर वहाँ से हटा दिए, तो जो प्रे हैं वो आपस में भिड़ने लग गए तुम लोगों के प्रे, जिसकी वजह से मोर देन 10 स्पीशीज प्रे की क्या हो गई, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, आपस में भिड़ भिड़ के लड़ लड़ के ही विलुप्त हो गई, मर गई, वो लोग एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिफेंस ऑफ प्रे स्पीशीज टू लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रिडेशन। सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर कैमोफ्लेज। अब तुम लोग क्या करते हो, प्रिडेशन से बचने के लिए क्या करोगे तुम लोग, मतलब प्रे क्या करेगा यहाँ पे, कैमोफ्लेज की टेक्निक का यूज करता है, यानी कि क्या करेगा, वो अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे कि कुछ इंसेक्ट या फ्रॉग, सम आर पॉइजनस, कुछ क्या होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं। तुम लोगों की कैमोफ्लेज करना मतलब कि अपने आसपास के एरिया के अंदर ही क्या कर लेते हो तुम लोग, अपना कलर सिमिलर कर लेते हो। जैसे तुम लोग यहाँ पे गिरगिट का एग्जाम्पल दे सकते हो, तुमने गिरगिट देखा होगा, वो क्या करते हैं, अपने जैसे लकड़ी के ऊपर बैठा है तो लकड़ी जैसे कलर का हो जाता है, घास में पड़ा हुआ है तो घास जैसे कलर का हो जाता है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से कैमोफ्लेज शो कर रहा है प्रेडेशन से बचने के लिए। नेक्स्ट है तुम लोगों का मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जाम्पल। Monarch butterfly is highly distasteful to its predator bird due to a special chemical in its body. This chemical is acquired during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. यहाँ पे जो तुम लोगों की मोनार्क बटरफ्लाई है वो क्या होती है, डिसटेस्टफुल है तुम लोगों के प्रीडेटर्स को, मतलब वो अच्छी नहीं लगती खाने में। जो प्रीडेटर हैं, बर्ड है, उनको क्यों नहीं लगती, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस होता है, और ये केमिकल कब प्रोड्यूस होता है, जब ये बटरफ्लाई कैटरपिलर की स्टेज में होती है। क्यों होता है, क्योंकि ये बटरफ्लाई को खाना पसंद है पॉइजनस वीड, तो पॉइजनस वीड खा के इसकी बॉडी में बन गया पॉइजन, तो ये कैसी है, खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर क्या है, थ्रॉन्स, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस ऑफ प्लांट, एग्जाम्पल एकेशिया एंड कैक्टस। इसके अंदर क्या होता है, थ्रॉन, तुम्हारे जो प्रे हैं उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर थॉर्न्स, कांटे उगा लिए ताकि वो प्रीडेटर उनको ना खा पाए। नेक्स्ट है तुम लोगों का मैनी प्लांट प्रोड्यूस केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोर सिक, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction or kill it. Example, calotropis. A weed growing in abundant field produce highly poisonous cardiac glycosidase. Therefore, cattle or goat do not eat it. यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो भी प्रीडेटर जैसे कि हर्बीवोर्स वगैरह उन्हें खाने के लिए आते हैं तो वो बीमार पड़ जाएंगे, या फिर उनको खा के वो अच्छे से पचा नहीं पाएंगे, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, उनकी रिप्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर वो एट लास्ट मर जाएंगे। जैसे कि तुम लोगों का कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल है। कैलोट्रोपिस क्या होता है, एक वीड होता है, वीड है, ये अनवांटेड प्लांट है जो कहाँ पे तुम लोगों का ग्रो हो रहा है, अबेंडेंट फील्ड्स के अंदर। ये क्या करता है, प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज केमिकल का नाम है जो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो कैटल्स हैं और गोट हैं वो इसको नहीं खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हो केमिकल्स की, निकोटीन, कैफीन, जो तुम लोगों का है क्विनॉन, स्टाइकनीन, ओपियम एक्सेट्रा भी किस लिए यूज़ हुए थे, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज़ किए गए थे ग्रेजर्स और क्रॉसर्स ने। लेकिन तुम लोग इतने स्मार्ट हो, तुम इन्हें भी यूज़ करने लग गए, है ना। कॉफ़ी पीते हो ना, कैफीन, ओपियम भी लेते होंगे तुम में से कई लोग, है ना।
तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्रिडेशन के अंदर क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स पढ़े, एक बार वो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि तुम लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। एक हमने पढ़ा प्रिकली पेयर कैक्टस और मोथ का। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारी प्रिकली पेयर कैक्टस है, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें मोथ लानी पड़ी थी, तो पॉपुलेशन कंट्रोल में भी हेल्प करता है हमारा प्रिडेशन। सेकंड एग्ज़ाम्पल था स्टारफिश डिज़ास्टर और इनवर्टिब्रेट का। हमने क्या किया था, स्टारफिश डिज़ास्टर को हटा दिया था, तो हमारी मोर देन 10 स्पीशीज़ इनवर्टिब्रेट की एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प कर रहा है, एक्सटिंक्शन में हेल्प कर रहा है। कैमोफ्लेज का यूज़ किया था हमारे प्रे ने बचने के लिए, जैसे कि फ्रॉग और इंसेक्ट के अंदर। मोनार्क बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल हो गई थी, लिखो क्या यहाँ पे, डिस्टेस्टफुल हो गई थी, डिस्टेस्टफुल, ठीक है। तुम लोगों के थॉर्न्स उगाए थे, कांटे लग गए थे किसके अंदर, अकाशिया और कैक्टस के अंदर बचने के लिए। और जो तुम्हारा कैलोट्रोपिस था, वीड था, उसने क्या प्रोड्यूस किया था, केमिकल प्रोड्यूस किया था हर्बीवोर से बचने के लिए। केमिकल का नाम क्या था, पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइडेस। ये तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल कहूँगे तो इनके भी मैं मतलब जैसे ये बनाए हुए ना, ऐसे बाकी सबके भी कॉम्पिटिशन वगैरह या एमेंसिलिज्म कोमेंसिलिज्म उनके भी बना के डाल दूंगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हम लोगों का कॉम्पिटिशन, वो देखते हैं। तो देखो जी, कंपटीशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, जो तुम लोगों की आर वैल्यू है, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। कंपटीशन के अंदर क्या होगा कि जो फिटनेस है एक स्पीशीज की, फिटनेस को हमने क्या बोला था, आर वैल्यू, इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर तुम लोगों का, वो क्या होगा, लोअर होगा दूसरी स्पीशीज के कंपैरिजन में। इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Competition occur when closely related species compete for same limited resources. Competition कब होता है तुम लोगों का arise, जब तुम लोगों की क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete करती हैं एक दूसरे से और सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, एक जैसे रिसोर्सेज के लिए वो compete कर रही हैं। अनरिलेटेड स्पीशीज कैन ऑल्सो compete फॉर द रिसोर्सेज, वो भी compete कर सकती है तुम लोगों के रिसोर्सेज के लिए। देन उसके बाद हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्लेमिंगो बर्ड का। फ्लेमिंगो बर्ड एंड फिशेस इन सम शैलो साउथ अफ्रीकन लेक्स compete फॉर जू प्लैंकटन। यहाँ पे क्या बोला है, तुम लोगों की जो फ्लेमिंगो बर्ड है और फिशेज हैं वो किसके लिए compete कर रही है, तुम लोगों के जू प्लैंकटन्स के लिए। जू प्लैंकटन क्या होता है, छोटे छोटे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नीचे रहते हैं हमारे वाटर बॉडीज के। कंपटीशन अकर इन अबंडेंट रिसोर्सेज ऑल्सो, कंपटीशन अबंडेंट रिसोर्सेज में भी होते हैं जहाँ पे स्कैरसिटी होती है रिसोर्सेज की। फॉर एग्जांपल इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इवन इफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट। अगर तुम लोगों के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तब भी तुम लोगों की क्या होगी, कॉम्पिटिशन वहाँ पे हो गई, क्योंकि हर बंदा सोचता है यार मेरे पास ज़्यादा हो, मेरे पास ज़्यादा हो, तो इस वजह से। एविडेंस क्या क्या मिले हैं कंपटीशन के, एग्जांपल्स देखो यहाँ पे। एबिंगटन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट, जो तुम लोगों का टॉर्टोइज है ना, ये एल्बिंगटन, ये क्या हो गया था, गैलापागोस आइलैंड के अंदर एक्सटिंक्ट हो गया था विद इन अ डेकेड आफ्टर गोड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द आइलैंड, जब गोड्स को भी लाया गया इस आइलैंड के अंदर ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोड। अब गोड क्या थी, फटाफट फटाफट सारा खाना निपटाई जा रही थी, तो तुम लोगों का टॉर्टोइज क्या हो गया, बेचारा एक्सटिंक्ट हो गया। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, ए स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज व्हेन द कंपीटिटिंग स्पीशीज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो तुम लोगों की स्पीशीज है जो रिस्ट्रिक्टेड थी, एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में ही रह रही थी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज, वो भी क्या करने लग जाएगी, एक्सपेंड करने लग जाएगी अपने डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज को, जब तुम लोगों की कॉम्पिटिटिव स्पीशीज को तुम लोग हटा दोगे। वही बात प्रेडेशन वाली दोबारा से आ गई। देखो तुमने प्रेडेटर को हटा दिया था तो प्रे की स्पीशीज भी क्या धड़ाधड़ बढ़े जा रही थी, तो तुम लोगों ने कॉम्पिटिशन खत्म कर दिया था। वहाँ पे भी एक तरीके से कॉम्पिटिशन ही लगा सकते हो तुम लोग, है ना। तो तुम लोगों ने कंपटीशन खत्म कर दिया। मान लो ये दो स्पीशीज हैं, ए और बी, दोनों क्या कर रही हैं, compete कर रही हैं, आपस में भिड़ रही हैं अच्छी खासी, किस लिए, खाने के लिए। तुमने बी को यहाँ से हटा दिया तो सारे रिसोर्सेज किसके हो गए, ए के ही हो गए ना, तो ये आराम से क्या धड़ाधड़ रिप्रोड्यूस करे ही जा रही है। तुम लोगों का यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी है, कॉनल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या बोला है, दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस dominate intertidal area and exclude the smaller barnacle
कैल्थेमलोस फ्रॉम दैट जोन। यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो रॉकी सी कोस्ट है ना तुम लोगों की स्कॉटलैंड की, वहाँ पे जो बड़े और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल्स थे तुम लोगों के बैलेनस, वो क्या हो गए थे, डोमिनेट कर गए थे इंटरटाइडल एरियाज के अंदर, और उन्होंने बाहर निकाल दिया था किसको, जो तुम लोगों के छोटे वाले बार्नेकल्स थे जिनको कैथेलमेलिस बोला जाता है, उस जोन से। फिर तुम लोगों का एक और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ चुका है, जो क्या है, गॉस कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको देखते हैं अब। हाँ जी, तो देखो तुम लोगों का गोस कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है यहाँ पे। इसके अंदर हम लोग रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, इट स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true in limited resources but not otherwise. यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो तुम लोगों का प्रिंसिपल है, ये गॉस ने दिया था, गॉस कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला जाता है। ये हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं जो compete कर रही हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, वो कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकती जब तक उन्हें अपने हक का खाना नहीं मिलेगा। कोई भी दो बंदे हैं, ये दो बंदे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, खाने के लिए compete कर रहे हैं, खाने के लिए compete कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो ये दोनों सब्र नहीं कर सकते, मतलब अगर 50-50 भी दे दोगे ना दोनों को, तब भी कहीं ना कहीं मन में लालच रहेगा कि नहीं यार, इसको भी 50 मिल रहा है और मुझे भी 50, मेरे को तो ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इससे और ज़्यादा लड़ाई करेगा, और एट लास्ट अगर ये सुपीरियर होगा, इसके अंदर ज़्यादा पावर होगी, तो ये इसको ख़त्म कर देगा, और सारा का सारा खाना किसके हाथ में आ जाएगा, इसके हाथ में आ जाएगा। यही बोला गया है कि वो दोनों compete तो कर रहे हैं लेकिन कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक साथ इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। इवेंचुअली एट लास्ट क्या हो जाएगा, जो इन्फीरियर वन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो मार दिया जाएगा। Species facing competition may evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion। लेकिन अगर फिर भी कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई समझदार लोग होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में मिलजुल कर भी रहना सहन कर लेंगे। अगर उनमें थोड़ा बहुत दिमाग होगा भी, तो वो क्या करेंगे, वो को एग्जिस्टेंस के मेथड्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है रिसोर्स पार्टीशनिंग का, यहाँ पे वो लोग पार्टीशन कर लेंगे रिसोर्स का। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी रेड वाली स्मॉल स्पीशीज़ है, ग्रीन वाली है एक हमारी स्पीशीज़। तो एट लास्ट उन्होंने क्या कर ली, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ली। कैसे करी वो भी बताती हूँ। ए स्मॉलर जो रेड से दिखाई गई है बर्ड स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस होल ट्री, पहले क्या थी, ये पेड़ है हमारा, इस यहाँ पे सिर्फ रेड रेड वाली थी। ए लार्जर जो ग्रीन स्पीशीज है compete करने लग गई रिसोर्सेज के लिए, वो भी आ गई वहाँ पे। तो क्या हुआ, जो ग्रीन वाली थी वो हमारी डोमिनेट कर गई मिडल फॉर द मोर एबंडेंट रिसोर्सेज। तो रेड ने क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया नई एरिया को, अवॉइडिंग कंपटीशन, उसने कंपटीशन से अपने हाथ हटा लिए और क्या कर लिया, उसने अडेप्ट कर लिया नया एरिया, वो कहीं और जाके रहने लग गई, चुपचाप बैठ गई वो। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन में इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस देन एक्सक्लूजन। एग्जाम्पल रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग में है कि आप लड़ाई छोड़ दो, अपने हथियार छोड़ दो, और क्या कर लो, कोई मतलब जैसे खाना ही चाहिए ना तुम लोगों को, तुम वो चीज़ खानी ही छोड़ दो, दूसरा कुछ खाने लग जाओ, तो कंपटीशन होगा ही नहीं तुम दोनों के बीच में, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, इफ़ टू स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग। कि अगर तुम लोगों को कंपटीशन से बचना ही है ना, तो तुम लोग क्या कर लो, अपना खाने का पैटर्न चेंज कर लो, या फिर तुम लोग अलग अलग टाइम पे खाने चले जाओ, तो झगड़ा ही नहीं होगा तुम लोगों में। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, मैक अर्थर शोड दैट 5 closely related species of warbellers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral difference in their foraging एक्टिविटीज़। उनके क्या, खाने का पैटर्न चेंज हो गया, मतलब अलग अलग टाइम पे वो लोग खाने जाने लगे, तो कंपटीशन अवॉइड कर दिया उन लोगों ने। फिर नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिज्म। उससे पहले एक बार कंपटीशन की एग्जांपल्स रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमारे यहाँ पे क्या-क्या एग्ज़ाम्पल पढ़े अभी हमने कॉम्पिटिशन के अंदर। पहला एग्ज़ाम्पल था फ्लेमिंगो और फ़िश का। जो फ्लेमिंगो बर्ड थे और फ़िश थे वो किसके लिए कम्पीट कर रहे थे, ज़ूप्लैंक्टन्स के लिए कम्पीट कर रहे थे। सेकंड एग्ज़ाम्पल था एबिंगडन टॉर्टोइस का और गोट्स का। जो हमारे टॉर्टोइस थे, एबिंगडन टॉर्टोइस, वो क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ पे गॉट की स्पीशीज़ ले आए थे, ठीक है। फिर था हमारा थर्ड एग्ज़ाम्पल बार्नेकल का। जो तुम लोगों का सुपीरियर बार्नेकल था, उसने क्या कर दिया था, सारे जो कोस्ट है उस पे कब्जा कर लिया था, और जो स्मॉलेस्ट वाला बार्नेकल था उसको बाहर निकाल दिया था। फिर फोर्थ एग्जांपल रिसोर्स पार्टीशनिंग का पढ़ा था हमने, गोस
प्रिंसिपल के अंदर, गोस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर, जिसके अंदर क्या पढ़ा, वारबेलर की स्पीशीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने कि उनका फॉरेजिंग टाइम क्या हो गया था और पैटर्न क्या हो गया था, डिफरेंस हो गया था, जिसकी वजह से कंपटीशन से एक दूसरे को बचा लिया उन लोगों ने। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो है पैरासिटिज्म। देखो आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई होप तुम लोगों को समझ अच्छे से आ रहा होगा। एक बार तुम लोग ढंग से पढ़ लोगे ना ये चैप्टर, दोबारा ट्रस्ट में तुम लोगों को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, मेरे एंड मोमेंट पे भी तुम लोग ऑन द स्पॉट भी अगर पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो ना, ज़ीरो से पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, तो अभी मैं इतने अच्छे से क्लियर कर दूँगी, तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर अगर तुम लोग चाहते हो इसकी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुम लोगों को चाहिए, पास्ट जो 36 ईयर क्वेश्चंस हैं नीट के, नर्सिंग के, एम्स वगैरह के, वो तुम लोगों को चाहिए तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगी सॉल्यूशन के साथ, ठीक है? देखो आगे देखते हैं पैरासिटिज्म। मैनी पैरासाइट आर होस्ट स्पेसिफिक, दे कैन पैरासिटाइज ओनली अ सिंगल होस्ट स्पीशीज। कुछ पैरासाइट क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ एक ही होस्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं वो लोग अपना सारा मतलब गुस्सा वुस्सा जो भी कह सकते हो एक ही बंदे के ऊपर निकाल सकते हैं। दे टेंड टू को इवॉल्व, दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैरासाइट, the parasite has to evolve the mechanism to counteract them in order to be successful with the same host species। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना देखो हमारी ज़िंदगी में कि मतलब देखो ये मैं हूँ, मान लो ये मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो मैं इस फ्रेंड के बिना रह ही नहीं सकती अपनी, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, मेरे फ्रेंड ने, मतलब मैं हर चीज़ इससे पूछ के करती हूँ, हर बात मैं इससे शेयर करती हूँ, लेकिन इसने क्या किया, इसके हाव भाव मैंने देखा बदलने लग गया, ये मेरे से थोड़ा क्या हो गया, चेंज सा आ गया इसके अंदर, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। तो मैं भी अपने आप को क्या करने लग जाऊंगी, चेंज करने लग जाऊंगी। एट लास्ट मैं इससे बातें शेयर करना बंद कर दूंगी, सारे डिसीजंस मैं क्या करूंगी, खुद लूंगी, है ना। तो ऐसे ही हमारा पैरासिटिज्म होता है कि अगर हमारे होस्ट ने क्या कर लिया, चेंज कर लिया अपना पैटर्न, वो इवॉल्व हो चुका है, तो हमारा जो पैरासाइट है उसको भी चेंज होना पड़ेगा इसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडेप्टेशन क्या होंगी पैरासाइट की, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन का लॉस हो गया है, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन या फिर सक्कर्स आ गए हैं, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या फिर हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई है उसकी। लाइफ साइकिल क्या होती है पैरासाइट की, आर ऑफन कॉम्प्लेक्स होती है बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल ह्यूमन लिवर फ्लॉक, जो डिपेंड करता है दो इंटरमीडिएट होस्ट पे, स्नेल पे और फिश पे, कंप्लीट करने के लिए अपनी लाइफ साइकिल को उसे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन लिवर फ्लॉक को स्नेल की और फिश की अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। मलेरियल पैरासाइट जो है तुम लोगों का प्लाज्मोडियम जिसको बोला जाता है, नीड मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अनदर होस्ट जिसको ह्यूमन बोला जाता है। पैरासाइट हार्म द होस्ट, पैरासाइट होस्ट को हार्म करते हैं। दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट। दे में मेक द होस्ट फिजिकली वीक कर सकते हैं और मोर वनरेबल टू प्रिडेशन, उसकी वजह से प्रिडेशन भी कोज हो सकती है। फिर हमारे होस्ट पैरासाइट के टाइप्स हैं। सबसे पहले एक्टो पैरासाइट, दे फीड ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द होस्ट, मतलब ये होस्ट की बॉडी और बाहर बाहर से खाई जा रहा है होस्ट को। एग्जाम्पल लाइस जो तुम लोगों की होती हैं, जुएं पड़ जाती है ना सिर के अंदर, लाइस on human, ticks on dog, ectoparasite cockpods in many marine fishes, cascata plant on हेज प्लांट, ये तुम लोगों ने सुना होगा, कैस्केटा तो अमरबेल बोलते हो। Cascata has no chlorophyll and leaves. It derive its nutrition from the host plant by hostra. Hostra क्या होते हैं, ऐसे पॉकेट की तरह तुम लोगों के बने होते हैं, उनसे ये अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट बिकॉज इट नीड्स आर ब्लड ओनली फॉर रिप्रोडक्शन नॉट एज फूड। जो फीमेल मॉस्किटो है याद रखना, उसको पैरासाइट नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता, कि उसको हमारा ब्लड खाने के लिए नहीं चाहिए, एज अ फूड नहीं चाहिए, उसको सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, अपनी लाइफ साइकिल आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट नाम ही बता रहा है, एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब एक्सटर्नल, एंडो मतलब अंदर, यानी कि जो पैरासाइट लीव करता है, रहता है इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट, जैसे कि लीवर, किडनी, लंग्स एंड आरबीसी। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स देन एक्टोपैरासाइट। दे हैव सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर एंड हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। यहाँ पे जो हमारे एंडोपैरासाइट हैं उनका जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर है तुम लोगों का ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड, ये आ सकता है मतलब बोर्ड्स के अंदर भी आ सकता है।
Here the parasitic bird lay eggs in the nest of its host and leads the host incubate them. यहाँ पे तुम लोग कोयल और किसका एग्जाम्पल दे सकते हो, क्रो का एग्जाम्पल दे सकते हो। यार तुम लोगों ने देखा है कभी भी कि जो क्रो है, मतलब वो मेल ही होता है, कभी भी फीमेल नहीं होती ना। तुम लोग यहाँ पे क्या देखते हो कि जो हमारी कोयल है वो पालती है किसके बच्चों को, क्रो के बच्चों को। क्रो के जो बच्चे होते हैं ना, वो किसकी तरह दिखते हैं, काले काले ही होते हैं ना, कोयल के बच्चों की तरह दिखते हैं। क्रो ना बड़ा चालाक होता है, वो क्या करता है कि वो अपने बच्चों को भी इसके कुकू के यानी कि कोयल के जो वो होते हैं नेस्ट होते हैं उनके अंदर रखाता है। अब इसको पता नहीं चलता जो हमारी कोयल है कि वो क्रो के बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के साथ वो इसके बच्चों को भी पाल देती है और बाद में ये क्या करता है, ये बदमाश क्रो उनको उठा के ले जाता है। तो ये यहाँ पे बताई गई है स्टोरी। हियर द पैरासाइटिक जो बर्ड है तुम्हारा ले करता है एग इन द नेस्ट ऑफ होस्ट के में एंड लीड द होस्ट इंक्यूबेट दैम, इनकी होस्ट उसका पालन पोषण करेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एग ऑफ द पैरासाइटिक बर्ड हैव इवॉल्व टू रिजेंबल द होस्ट एग इन साइज, वो साइज भी सेम है, कलर भी सेम है। रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स, तो जो कोयल है वो पता नहीं कर पाती कि उसके बच्चे हैं या फिर वो क्रो के बच्चे हैं। एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम नेस्ट, और उसे नेस्ट से भी नहीं भगा पाती। एग्जाम्पल ब्रूड पैरासिटम किसके बीच में है, कुकू के बीच में जो तुम लोगों की कोयल है और क्रो के बीच में तो तुम लोगों का होस्ट है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है कमेंसलिज्म। यहाँ पे तो हमने यही एग्जाम्पल पढ़े किसके, मलेरिया वाला पढ़ा एक तो पैरासिटिज्म में, प्लाज्मोडियम वाला एक तुम लोगों ने फीमेल मस्कीटो पढ़ा था, कस्कटा पढ़ा था तुम लोगों ने, फीमेल मस्कीटो पैरासाइट नहीं है ये पढ़ा था याद रखना। और तुम लोगों ने ब्रूड पैरासिटिज्म पढ़ा क्रो और कुकू के अंदर। और क्या पढ़ा था तुम लोगों ने यहाँ पे, टिक्स पढ़ा, लाइस पढ़ा, और एक ये पढ़ा था हम लोगों ने ह्यूमन लीवर फ्लॉक, है ना। और कोई तो एग्जाम्पल नहीं पढ़ा। फिर नेक्स्ट है कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म रह गया, जल्दी जल्दी से देख लो। कमेंसलिज्म क्या था हम लोगों का, किटायन यानी कि एक को बेनिफिट हो रहा है और एक न्यूट्रल है। ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन एपीफाइट और मैंगो ब्रांच, की मैंगो के पेड़ों के ऊपर तुम लोगों का कौन रह रहा है यहाँ पे, ऑर्चिड रह रहा है। तो ऑर्चिड की तो मज़े हैं भाई, मैंगो खाने को मिल रहे हैं, लेकिन मैंगो वाला जो पेड़ है वो कह रहा है कोई ना भाई रह ले तू, ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तू रह रहा है, क्योंकि तू क्या कर रहा है, मैंगो ही तो खा रहा है ना, और तो मुझे कुछ नहीं कर रहा। फिर तुम लोगों का क्या है, बार्नेकल्स जिसको बेनिफिट हो रहा है, जो कहाँ पे रहते हैं, बैक पे रहते हैं वेल मछली के तुम लोगों की। कैटल एग्रेट जो है तुम लोगों का और ग्रेजिंग कैटल, इनके बीच में भी कमेंसलिज्म है। जो एग्रेट फॉरेज होता है क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग, वो क्या करता है, जो एग्रेट है वो वहीं पे उड़ता रहता है। देखो जैसे जैसे कैटल ग्रेज करती है ना, ये तुम लोगों की गाय भैंस होती है वो खाने के लिए जाती है, घास वगैरह खाने के लिए, तो जैसे जैसे वो आगे मूव करती है ना गाय भैंस तुम लोगों की, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कीड़े निकल आते हैं बाहर, है ना। तो ये एग्रेट क्या करता है, ऊपर ही ऊपर मंडराता रहता है, जैसे ही कीड़ा दिखा वहाँ पे झट से क्या कर लिया, झपट्टा मारा और खा लिया उन कीड़ों को, है ना। तो गाय क्या कह रही है, यार तो मेरा कीड़ा मतलब मैं तो नहीं खा रही ना कीड़ों को, तो कोई ना तू खा ले, मेरे को कोई नुकसान भी नहीं है ना कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है तू खा ले। लेकिन इसको क्या हो रहा है, खाना मिल रहा है तो इसका फ़ायदा हो रहा है। ये हो गया। उसके बाद सी एनीमनी एंड क्लाउनफिश, स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनीमनी गिव्स प्रोटेक्शन टू फिश फ्रॉम प्रेडेटर। जो स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं ऐसे लटकते हुए रहते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं उनको। तुम लोगों ने पढ़ा होगा फाइलम वाले चैप्टर में, पोरीफेरा वाले में, एनिमल किंगडम में टेंटिकल्स मैंने बताया भी हुआ है। स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो हैं सी एनीमनी के, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, क्लाउन फिश को, प्रेडेटर से। फिर नेक्स्ट है तुम लोगों का म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे दोनों को ही बेनिफिट हो रहा था, प्लस प्लस। तो लाइकन, लाइकन में क्या होता है, इट इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड द फोटोसिंथेटिक एल्गी, या फिर तुम लोगों का साइनोबैक्टीरिया। दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। माइकोराइजा क्या होते हैं, एसोसिएशन होता है फंजाई का और हायर प्लांट का। हायर प्लांट की रूट में क्या रहता है तुम लोगों का, फंजाई, तो दोनों को ही प्लस प्लस बेनिफिट हो रहा है। द फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, जबकि जो प्लांट है वो प्रोवाइड करता है फंजाई को कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं इस चैप्टर के, ख़त्म करते हैं फटाफट से। देखो जी, म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जन, के बीच में भी क्या हो रहा है, म्यूचुअलिज्म हो रहा है। जैसे कि फिग ट्री एंड वास्प, जो फिग स्पीशीज है वो पॉलिनेट होता है ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प। ये सिर्फ पॉलिनेशन किसके थ्रू शो करता है, वास्प के थ्रू ही शो करता है, और कोई स्पीशीज इसको
पॉलिनेट नहीं कर पाती है। द फीमेल वास्प पॉलिनेटेड द फिग इन फ्लोरोसेंस वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग सीड्स इन इट्स फ्रूट। ये क्या करती है, वास्प बेचारी ढूंढती हुई आती है कि मेरे बच्चों को कोई संभाल लो, जगह मिल जाए कहीं पे अपने बच्चों को रखने की, अंडों को रखने की इसके। तो ये क्या करती है, इसके फ्रूट्स के अंदर रख देती है और गलती से इसके अंदर जैसे रखने जाती है ना, बेचारा फिग हमारा, बेचारा क्या समझदार फिग हमारा पॉलिनेट हो जाता है ना। जो फिग है ऑफर करता है वास्प को डेवलपिंग सीड्स खाने के लिए देता है, मतलब इसके बच्चों को, एज फूड फॉर द वास्प लार्वे। ऑर्चिड शो करता है डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न। दे अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट जैसे कि वी और बी और वम्बल बीज टू एंश्योर पॉलिनेशन। सेक्सुअल साइकिल जो है तुम्हारी ऑफेरिस की, ये देखते हैं, जिसको मेडिटेरियन ऑर्चिड भी बोला जाता है। एक पेटल जो है फ्लावर का वो रिजेंबल करता है फीमेल बी को, कलर में भी, साइज में भी, मार्किंग में भी। तो जो तुम लोगों की मेल भी है वो क्या हो जाती है, सूडो कॉपुलेट हो जाती है, बेचारी धोखा खा जाती है, वहम हो जाता है उसे कि अच्छा ये फीमेल भी है, और मेल भी क्या करती है, उसे इंटरकोर्स करने की कोशिश करती है बेचारी धोखे से, और जैसे इंटरकोर्स करके आती है उसके बाद पता लगता है अरे यार ये तो फ्लावर था, मैंने धक्के से इसके साथ इंटरकोर्स कर लिया है ना। सूडो कॉपुलेट हो जाती है, बेचारा भ्रम में चला जाता है, धोखा खा जाता है उसको देख के और डस्ट कर देता है साथ में, जैसे इंटरकोर्स करने जाता है पोलन ग्रेन वहाँ पे छोड़ आता है। अब इसका तो फ़ायदा हो गया तुम्हारे समझदार ऑफायरस जो फ्लावर है इसका, है ना। व्हेन दिस बी सूडो कॉपुलेट विद अनदर फ्लावर इट ट्रांसफर पोलन टू इट, यहाँ से पोलन उठाया तो जब दोबारा कहीं देखेगा ऐसे ही सिर चकरा जाएगा, फीमेल भी सोचेगा, ये मेल भी सोचेगा कि ये तो फीमेल भी है, और वहाँ जाके इसके क्या कर देगा, पोलन छोड़ देगा। इफ़ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस, अगर पैटर्न चेंज हो गया तुम्हारी फीमेल बी का तो ये इसकी चोरी पकड़ी जाएगी, है ना। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, साथ के साथ इवोल्यूशन शो करना पड़ेगा। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो, और इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच। और हाँ, नोट्स इसके मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जो है @रूपाली1626। दोबारा बता देती हूँ, देखो @रूपाली1626, इस पर आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल पर मेरे नोट्स मिल जाएंगे, इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स। अगर ना मिले तो एक बार कमेंट कर देना, मैं लिंक भेज दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।